हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम पढ़ने वाले हैं फिर से डिबेंचर का एक प्यारा टॉपिक और ये है पार्ट नंबर 3। इससे पहले 2 पार्ट आ चुके हैं। आई होप आप लोगों ने देख लिए होंगे। नहीं देखे तो प्लीज़ जाइए वीडियो सेक्शन के अंदर, आपको वो दोनों पार्ट डिबेंचर्स के मिल जाएंगे। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी जो बुक है आपके पास उसमें 2 चैप्टर आने वाले, सेकंड बुक में से एक शेयर कैपिटल और एक डिबेंचर। तो बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार टॉपिक्स होते हैं इसके। तो अब बचा हुआ पार्ट जो बचा है भाई, पार्ट 3 के अंदर ये चैप्टर खत्म कर देंगे जो भी टॉपिक्स यहाँ पे बच रहे हैं। तो सबसे पहले जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है भाई? उसका नाम है इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेक्टरल सिक्योरिटी। ठीक है सर, हमने इशू ऑफ डिबेंचर को तो आपने बताया, पहले भी बताया, पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में भी बताया। सर हमें ये नहीं पता चल रहा कि ये कोलेक्टरल सिक्योरिटी क्या होता है। सिक्योरिटी तो सर हमने सुना हुआ है, ठीक है सर। सिक्योरिटी गार्ड होता है, सिक्योरिटी कहीं अगर हमें कुछ लेना होता तो हम सिक्योरिटी जमा करते हैं। हाँ हाँ हाँ, वही वाली सिक्योरिटी भाई, वही सिक्योरिटी। तो सर वो सिक्योरिटी और कोलेक्टरल सिक्योरिटी एक ही होती है? नहीं। देखो बेटा, सिंपल सी बात है, आप बैंक के पास जाओगे लोन लेने के लिए, ठीक है। लोन लेने के लिए जाओगे, बैंक वाले बोलेंगे कि हम तुम्हें लोन क्यों दें, ठीक है। आप बोलोगे मुझे ज़रूरत है इसलिए दे दो। वो कहेंगे ज़रूरत तो ठीक है, अगर आप पैसा ना दे पाए तो चलो एक काम करो, कुछ है आपके पास गिरवी रख दो, कुछ है आपके पास जिसको सिक्योरिटी के रूप में आप दे सकते हो। तो बेटा बैंक लोन लेने के लिए आपको नॉर्मली क्या करना पड़ सकता है? आपको सिक्योरिटी देनी पड़ सकती है, ठीक है। आपको सिक्योरिटी देनी पड़ सकती है। आप कौन? बिजनेस, ठीक है। आपकी मतलब बिजनेस की बात हो रही है, तो आप सिक्योरिटी देते हो। तो बेटा वो सिक्योरिटी कोलेक्टरल सिक्योरिटी होती है? नहीं, वो प्राइमरी सिक्योरिटी होती है। प्राइमरी सिक्योरिटी, प्रमुख, सबसे पहले जो दी जाती है। तो सर फिर कोलेक्टरल सिक्योरिटी क्या होती है? देखो भाई, अगर बैंक को लगता है कि भाई प्राइमरी सिक्योरिटी से भी हमारा काम नहीं चलना, हमने 5 लाख का लोन दिया है, तुमने जो सिक्योरिटी दी है उससे शायद हमें 5 लाख रुपए ना मिले, तो हमें और एडिशनल सिक्योरिटी चाहिए, एडिशनल सिक्योरिटी चाहिए। और यही एडिशनल सिक्योरिटी बेटा कोलेक्टरल कोलेक्टरल सिक्योरिटी कहलाती है, ठीक है। कोलेक्टरल सिक्योरिटी कहलाती है, ठीक है बेटा। और अगर कोलेक्टरल सिक्योरिटी कहलाती है, इसका दूसरा नाम क्या है? सेकेंडरी सिक्योरिटी भी बोलते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है। चलिए, आई होप यहां तक आपको बात समझ में आ रही होगी। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसको हमें करना कैसे होता है। तो इसके 2 मेथड्स हैं। क्या है बेटा? 2 मेथड्स हैं। एक है फर्स्ट मेथड। अरे वाह, क्या बात बताइए सर। फर्स्ट मेथड होता क्या है, चलो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट मेथड के अंदर बेटा आपको शो करना होता है इसको नोट्स टू अकाउंट के अंदर। सर ये नोट्स टू अकाउंट क्या होता है? बेटा आपने अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ी हो कंपनी की, तो उसके अंदर आपको पता होगा बैलेंस शीट बनाई जाती है, ठीक है। बैलेंस शीट बनाई जाती है और कैसे बनाई जाती है बेटा? एक वर्टिकल फॉर्मेट में बनाई जाती है। यहाँ पे आता है इक्विटी एंड लाइबिलिटी, यानी आपकी लाइबिलिटी साइड जो पहले इधर उधर आती थी, लेकिन अभी वर्टिकल बनेगा। यहाँ पे लाइबिलिटी साइड खत्म होगी तो इधर क्या आएगा बेटा? असेट साइड आएगा, असेट्स, ठीक। अब यहाँ पे आता है अमाउंट, लेकिन एक और कॉलम होता है बेटा जिसको हम बोलते हैं नोट्स। क्या बोलते हैं बेटा? नोट्स बोलते हैं। क्यों सर? क्योंकि बेटा देखो यहाँ पर ना हर चीज़ डिटेल में नहीं लिखी होती। यहाँ पे लिखा होता है, मान लो शेयर होल्डर फंड लिखा है, शेयर होल्डर फंड लिखा है, और शेयर होल्डर फंड के अंदर लिखा है शेयर कैपिटल, ठीक है। ऐसे ही भाई रिजर्व एंड सरप्लस लिखा होता है। और ऐसे ही क्या होता है बेटा? नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर फिर क्या लिखा होता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। क्या लिखा होता है बेटा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जो भी है। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी बहुत तरह की होती है। शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर होता है, इक्विटी शेयर होता है, बहुत कुछ होता है, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या हो सकता है बेटा? लोन भी हो सकता है, आपने जो लोन लिया है बैंक से। डिवेंचर्स भी हो सकते हैं क्योंकि ये भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। और भी बहुत कुछ हो सकता है। तो आपको पता है क्या यहाँ पे क्या है? नहीं। और हम इतना रायता फैलाना नहीं चाहते शेड्यूल 3 के हिसाब से। तो यहाँ पे मान लो नोट्स दिया है, तो नोट नंबर 1, जब बैलेंस शीट पूरी बन जाएगी तो नोट नंबर 1 में उसकी डिटेलिंग दी होगी। नोट्स टू अकाउंट है ये, नोट्स टू अकाउंट है भाई, ये पूरी डिटेलिंग दी होगी किसकी? लॉन्ग टर्म बोरोइंग की, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग की दी होगी। बात समझ में आ रही है? तो यहीं पे डिबेंचर लिखा होगा, यहीं पे लॉन्ग टर्म लोन लिखा होगा, लॉन्ग टर्म लोन। समझ में आ रही है बात? तो यहां पर शो करने की बात हो रही है। पहला मेथड कह रहा है नोट्स टू अकाउंट में शो करके दिखाओ, ठीक है, ठीक। तो आप क्या करोगे बेटा? नोट्स टू अकाउंट बनाओगे। कैसे बनाओगे? ऐसे ही बनाओगे, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे साफ सुथरा थोड़ा सा बना देते हैं,
ठीक है, नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट। तो आप क्या बना रहे हो, लॉन्ग टर्म बोरोविंग, लॉन्ग टर्म बोरोविंग के लिए आप बना रहे हो। और लॉन्ग टर्म बोरोविंग में आप मान लो आपने लिया भाई टर्म लोन, टर्म लोन फ्रॉम पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, आपने वहां से लोन लिया, ठीक है, कितने का लिया है भाई, 5 लाख का लिया मान लो। ब्रैकेट्स में आपको दिखाना है, क्या बोल रहा है भाई, पहला मेथड शो नोट्स टू अकाउंट, कहाँ पे दिखाओगे, शो इन द ब्रैकेट्स ऑफ लाइबिलिटी। तो जो भी आपकी लाइबिलिटी है यानी आपका लोन, इसके लिए आपने करा ना, तो आप लिखोगे क्या लिखोगे, जैसे इशूड 9 कितना बेटा 1000 9% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 each as collateral security। सिर्फ ब्रैकेट्स में दिखा करके काम खत्म कर दोगे। इमेजिनरी नंबर लिया मैंने बेटा, ठीक है, सब इमेजिनरी नंबर लिए हैं। और आपको टोटल जो लाइबिलिटी दिखानी है बेटा वो टर्म लोन ही दिखानी है। क्या बेटा, टर्म लोन ही दिखानी है 5 लाख रुपए की। समझ में आ रही है बात, इसको सिर्फ ब्रैकेट्स में डाल के छोड़ दोगे, क्यों, क्योंकि एक्चुअल में आपने डिबेंचर बैंक को दे दिए हैं, इशू कर दिए हैं, लेकिन उसके बदले पैसा नहीं लिया। और अगर आप ये लोन चुका पाओगे तो फिर बैंक ये आपको वापस ही कर देगा। तो अल्टीमेटली आप लोन जो डिबेंचर है ना, इस पर भी बैंक का भी हक नहीं है और आपका भी हक नहीं है। अगर आपने नहीं दिए पैसे तो बैंक ये डिबेंचर्स एक्सरसाइज कर लेगा, अपने पास रख लेगा, ठीक है। तो ये पहला मेथड है, ठीक है। दूसरा मेथड आपको क्या बताता है, कहता है जर्नल एंट्री पास करो। क्या कहता है भाई, जर्नल एंट्रीज पास करो, एंट्री पास करो, एंट्रीज भी नहीं, एक एंट्री पास होगी, ठीक है। क्या जर्नल एंट्री पास होगी कि भाई डिबेंचर इशू कर रहे हो तो डिबेंचर इशू कर दो, यानी आप क्रेडिट तो करोगे ही ना 2% डिबेंचर अकाउंट, जो भी परसेंटेज है 9%, 10%, 12%, जो भी डिबेंचर अकाउंट है। तो सर डेबिट क्या करें, डेबिट में करोगे बेटा डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि अभी सस्पेंस का खेल है कि भाई ये डिबेंचर मैंने जो इशू करे हैं क्या ये मुझे वापस मिलेंगे या बैंक लेकर के चला जाएगा, ठीक है। तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, अब इसको भी भाई क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट फ्रॉम द डिबेंचर्स, डिबेंचर से डिडक्ट करके इसको दिखाओगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट है। तो इसके लिए भी बेटा नोट्स टू अकाउंट बनेगा। क्या बनेगा बेटा, नोट्स टू अकाउंट बनेगा, ठीक है। ये आपका मेन कॉलम। आपने क्या करा बेटा, टर्म लोन लिया है बैंक से 4 लाख रुपए का, और आप दिखा रहे हो यहाँ पे, इसको देखो नोट्स टू अकाउंट, यहाँ पे पहले मेथड के थ्रू ऐसे दिखाते हैं ब्रैकेट्स के अंदर, दूसरे मेथड में बेटा कैसे दिखा रहे हैं, आप ब्रैकेट्स में नहीं दिखा रहे, खुले आम बोल रहे हो भाई इतने % डिबेंचर 5 लाख रुपए के, और इस पे सस्पेंस माइनस करा 5 लाख का, तो नील आ रहा है। तो कुल मिला के चाहे मेथड 1 हो चाहे मेथड 2 हो, भाई अभी तक हम इसका इम्पैक्ट बैलेंस शीट में नहीं दिखा रहे, इसका अमाउंट तो नहीं दिखा रहे हैं, बस शो करके दिखा रहे हैं, ठीक है। दिवाली का ये वो बम है जो बिल्कुल फुस निकल जाता है, ठीक है। कोई अमाउंट कहीं पे भी शो नहीं हो रहा। यहाँ पर ब्रैकेट्स में दिखा दिया, कोई अमाउंट को क्या कहते हैं वैल्यू नहीं दी। यहाँ पे हमने अमाउंट दिखाया तो उसके अपोजिट जो हमने अकाउंट क्रिएट करा था उसी से माइनस करके उसको नील कर दिया, ठीक है। बहुत ही आसान है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं फिर भी पता नहीं क्यों। तो आपको बस ये 2 चीज़ें आ जाए आप आराम से कर लेंगे। मेथड 1 बहुत आसान है, सिर्फ ब्रैकेट्स में दिखाना है। मेथड 2 एक जर्नल एंट्री है, उसका इंपैक्ट नोट्स टू अकाउंट पे इस तरीके से पड़ेगा। आई होप आपको अच्छे से समझा दिया मैंने। कोई भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिए भाई, अच्छा रहेगा आपको भी पूछने में और मुझे बताने में भी अच्छा लगेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, एक टॉपिक हमारे पास ये भी है। क्या है भाई, हम इशू कर रहे हैं डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, हमें कैश नहीं चाहिए, हम किसी और पर्पज से इशू कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया, नॉर्मल इशू पढ़ लिया कि भाई जब डिवेंचर इशू होता है तो कैसे होता है, बिल्कुल शेयर जैसे, बस शेयर का नाम हटा करके डिवेंचर लिखते हैं। फिर हमने इशू ऑफ डिवेंचर विद रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ लिया, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा, इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेक्टरल सिक्योरिटी। फिर अब पढ़ रहे हैं इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो बहुत ही ज़्यादा इशू होता है भाई ये, ठीक है। मज़ा आता है, पर करने में मज़ा आता है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया। चलो तो अदर देन कैश, तो इसके बेटा कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको समझने के, भाई हमें कैश नहीं चाहिए तो हम किस वजह से डिवेंचर को इशू कर रहे हैं। तो सबसे पहला आता है कि जब हमें कोई एसेट खरीदनी हो या हमें कोई बिजनेस खरीदना हो, ठीक है। तो भाई पहले देखते हैं कि हमें परचेज करनी है एसेट, परचेज करनी है क्या, एसेट परचेज करनी है।
तो बेटे जर्नल एंट्रीज होंगी इसकी नॉर्मल नॉर्मल बढ़िया वाली। असेट आपको परचेस करनी है तो आप क्या करोगे कि आपके पास असेट आई, असेट अकाउंट डेबिट। भाई असेट आप खरीदोगे तो आपके बिजनेस में असेट आएगी तो डेबिट होगी। ठीक, और आपने क्या करा बेटा, जिससे खरीदी उसका वो अभी तक उसको पेमेंट नहीं करी है क्योंकि उसको हम डिबेंचर इशू करने वाले हैं, तो तब तक के लिए वो हमारी क्या बन जाएगा बेटा, लायबिलिटी बन जाएगा। तो वेंडर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा हमारा। ठीक बेटा, फिर अब वेंडर को पेमेंट भी तो करोगे, वेंडर को हम पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट करते ही हमारी ये लायबिलिटी खत्म। ठीक, चलो भाई 2% डिबेंचर अकाउंट। बेटा अगर पार पे इशू करोगे तो आप यही एंट्री करोगे, अगर आप डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट, फिर इशू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर अकाउंट। ये चीज़ें तो आपको बताइए कि किस तरह से हम पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे इशू करते हैं। ठीक है, प्रीमियम पे इशू करोगे तो कैसे करोगे बेटा, और ऑप्शनल है बेटा, सब कुछ नहीं हो सकता। वेंडर्स अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर अकाउंट 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो पहली एंट्री ये वाली पहली एंट्री, और दूसरी एंट्री ये या फिर ये जो प्रीमियम पे हुई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना जब भी पेमेंट करेंगे, चाहे कोई भी हम असेट खरीद रहे हैं, चाहे हम कोई बिजनेस खरीद रहे हैं, या हम अंडर राइटर को इशू कर रहे हैं, तो भाई ये 3 ही ऑप्शन है, इस तरीके से हम इशू करेंगे। ठीक है, अब अगर हमें बिजनेस खरीदना हो बेटा तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग, और ये आपके एग्जाम में भी ज़्यादा आने के चांस है, क्योंकि ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, इसमें जो 3-4 ऑप्शंस हैं, 3-4 जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, उनमें सबसे टफ तो नहीं, मतलब टफ तो है ही नहीं, लेकिन मैं बोलूँगा थोड़ा इनमें से थोड़ा सा मेहनत करवाने वाली चीज़ है ये। ठीक है, कोई बात नहीं, देखो हम डरते थोड़ी हैं किसी चीज़ से, कर लेंगे भाई। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, परचेज कर रहे हैं हम बिजनेस। क्या कर रहे हैं बेटा, बिजनेस परचेज कर रहे हैं। अब बेटा एक चीज़ ध्यान दो कि आप कोई बिजनेस परचेस करो तो आप क्या देखोगे, उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे। आपको अगर बिजनेस खरीदना तो आप देखोगे ना वैल्यू कितनी, तो बेटा उसकी बैलेंस शीट देखी जाती है। क्या देखी जाती है बेटा, बैलेंस शीट देखी जाती है। उसकी लायबिलिटी देखी जाएगी, उसकी कैपिटल देखी जाएगी, और उसकी असेट देखी जाएगी। यही तो होगा। अब असेट कितनी है बेटा, 10 लाख रुपए की है मान लो। लायबिलिटी कितनी की है बेटा, मान लो 3 लाख रुपए की है, और इसी वजह से कैपिटल क्या आ गई बेटा, 7 लाख रुपए आ गई। 10 लाख 10 लाख। तो अल्टीमेटली क्या भाई, मैं अगर इसका बिजनेस खरीदूंगा तो इसकी असेट भी मेरी और इसकी लायबिलिटी भी मेरी। तो अगर मैंने बिजनेस खरीदा तो 10 लाख रुपए की चीज़ मिल तो रही है, लेकिन इस वजह से मुझे 3 लाख रुपए चुकाने भी पड़ेंगे, तो अल्टीमेटली मुझे 7 लाख रुपए की ही चीज़ मिल रही है। और सीधी सीधी बात मैं बोलूँ तो इसकी कैपिटल ही इसकी वैल्यू है। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से। ठीक है, तो जब आप पहली एंट्री करेंगे तो क्या करेंगे बेटा, पहली एंट्री ध्यान से देखना, आपके पास बिजनेस खरीदने की वजह से असेट्स आ रही हैं इसकी, एक एक करके असेट सारी डेबिट कर देना। स्टॉक है, डेटर है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरी है, व्हाटएवर। ठीक, फिर क्या करोगे बेटा, असेट आई, अब लायबिलिटी भी आएंगी, लायबिलिटी अकाउंट। ये अगर मैं बोलूँ ना असेट आ गई, लायबिलिटी आ गई, तो मैं बोलूँगा बिजनेस आ चुका है पूरा। एक्चुअल में अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, समझोगे, फील करोगे बेटा, तो ये क्या है, बिजनेस आ चुका है। अब बिजनेस आ चुका है और अभी तक पेमेंट करी नहीं है, तो वेंडर अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा, क्रेडिट हो जाएगा, लायबिलिटी बन जाएगा। वेंडर्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। अब बेटा अगर मान लो 10 लाख रुपए, कितना बेटा, 7 लाख रुपए हम दे रहे हैं, 3 लाख रुपए की लायबिलिटी आ रही है और 10 लाख रुपए की एसेट आ रही है। डेबिट भी 10 लाख से और क्रेडिट भी टोटल 10 लाख से। ठीक, अब बात ये आती है कि ये बोले कि भाई 7 लाख में नहीं दे रहा मैं इस बिजनेस को, इसकी परचेज कंसिडरेशन का मतलब क्या, कि कोई भी बिजनेस खरीद रहे हो या कोई एसेट खरीद रहे हो, तो उसके बदले जो आप पेमेंट कर रहे हो उसको परचेज कंसिडरेशन बोलते हैं। कह रहे हैं मैं 7 लाख रुपए नहीं, मैं लूँगा भाई आपसे 9 लाख रुपए। हमने बोला 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा क्यों,
तो उसने एक ही बात बोली कि भाई इज्जत कमाइए। अब इज्जत कमाइए दैट मीन्स किसकी गुडविल है। तो भाई अगर मैं बात करूं कि ये 7 लाख नहीं, 9 लाख रुपए में मान रहा है, तो इसका मतलब क्या कि ये अपनी नेट वर्थ से ज़्यादा पैसा मांग रहा है। और अगर हम परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या, हम गुडविल के लिए भी पेमेंट कर रहे हैं। और ये हो गई हमारी क्या बेटा, परचेज गुडविल हो गई। और इसलिए परचेज गुडविल है, इसलिए हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं कितना बेटा, 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा। तो 12 लाख ये और 3 और 9 12 लाख ये। आ रही है बात समझ में? अब अगर ऐसा ना होता, ये कहते भैया 9 लाख ना 7 लाख ना 9 लाख, तुम एक काम करो, अभी हालत ख़राब है, तुम ना मुझे 4 लाख रुपए दे दो और मेरा बिजनेस ले जाओ। 4 लाख रुपए। तो भाई 3 लाख रुपए कहाँ क्यों नहीं ले रहे आप? 3 लाख रुपए क्यों नहीं ले रहे? तो बेटा उस केस में ये नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, ये 4 लाख रुपए में मान रहे हैं। तो देखो 3 लाख की लाइबिलिटी, 4 लाख रुपए पे कर रहा हूँ, अल्टीमेटली मेरा 7 लाख का नुकसान है और उसके बदले मुझे क्या मिल रहा है बेटा, 10 लाख की चीज़ मिल रही है। तो 3 लाख रुपए का फायदा। और बेटा ऐसे फायदे रोज रोज नहीं होते। क्यों? क्योंकि आप बिजनेस खरीदोगे, क्या बार बार बिजनेस खरीदोगे? नहीं। और ये क्या है, ऐसे फायदे रोज रोज नहीं होते, यानी कैपिटल नेचर का फायदा है। तो इसलिए कहाँ जाएगा बेटा, कैपिटल रिजर्व में जाएगा। क्या जाएगा बेटा, कैपिटल रिजर्व में जाएगा। कैपिटल रिजर्व क्या बेटा, 3 लाख रुपए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो या तो नॉर्मल एंट्री होगी वाइट वाइट वाली, या फिर वाइट और ग्रीन वाली होगी, यानी गुडविल आ जाएगी। गुडविल नहीं आएगी तो फिर भाई कैपिटल रिजर्व आ सकता है। कब? जब भाई जितनी वैल्यू है बिजनेस की उससे कम में हम उस बिजनेस को खरीद पा रहे हैं। ठीक है, और बाकी बात करें भाई पेमेंट करने की, पेमेंट करने की तो दूसरी एंट्री हो जाएगी बेटा, वेंडर को पेमेंट करेंगे, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। और बेटा वही जो आपको पीछे बताया गया है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते हैं और प्रीमियम पे भी इशू कर सकते हैं। तो मैं बार बार अब 3 एंट्री तो नहीं लिख के दिखा रहा, आप इतने समझदार हो, आप समझ गए होगे, है ना? समझ में आ गई बात? तो इस तरह से हम करने वाले हैं बिजनेस को परचेज करने के लिए, या फिर हम बोले असेट को परचेज करने के लिए। अब और क्या बचता है सर कंसिडरेशन अदर देन कैश वाली बातों में? तो भाई एक और पॉइंट आता है, दूसरी चीज़ आती है, बल्कि मैं तो कहूँगा तीसरी चीज़ है। पहले असेट परचेज कर ली, फिर बिजनेस परचेज कर लिया, अब तीसरा हम क्या कर सकते हैं? तीसरा हम क्या कर सकते हैं बेटा, डिबेंचर्स इशूड अंडरराइटर्स। अंडरराइटर्स को हम इशू कर रहे हैं। सर ये अंडरराइटर्स कौन होते हैं बेटा? अंडरराइटर पता कौन होते हैं? सर नहीं पता, अब बताओ बेटा। अंडरराइटर वो लोग होते हैं जो कंपनी के बिहाफ पर कंपनी की सिक्योरिटीज़ को लोगों को बेचते हैं। ठीक है, अब कोई भी रीज़न हो, कंपनी को इशू करना ना आता हो, हेल्प ले रही है, ठीक है, या फिर कंपनी को टाइम ही नहीं है, तो अंडरराइटर ये काम करते हैं और उसके बदले में ये कमीशन लेते हैं। क्या लेते हैं? अंडरराइटिंग कमीशन। क्या इसको बोलते हैं? अंडरराइटिंग कमीशन। अब ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो भाई पेमेंट करनी पड़ेगी। पेमेंट कैसे कर रहे हैं भाई? डिवेंचर के रूप में पेमेंट कर रहे हैं, तो वही सीखना है अब। तो भाई सबसे पहले तो एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लो, पहले तो एक्सपेंस को रिकॉर्ड करो ना। तो अंडर राइटिंग कमीशन एक एक्सपेंस है, लिखो अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स। अभी तक पेमेंट तो नहीं करी, उनको क्या पता कि हम क्या करने वाले हैं इन लोगों के साथ। अरे कुछ खतरनाक नहीं कर रहे, बस डिवेंचर दे रहे, पैसे नहीं दे रहे हम। ठीक है, अब आपके मन में बहुत उल्टे सीधे सवाल भी आएंगे, सर अगर ये ना बेच पाए तो? इन्होंने कमीशन तो ले ली, ना बेच पाए तो? बेटा अगर ये नहीं बेच पाए तो ये अपनी प्रॉमिस अंडरटेकिंग पे खड़े उतरते हैं, अपने ज़ुबान के पक्के होते हैं कि भाई हमने बोला 1 लाख डिवेंचर इशू करवा दो, ना हम करवा देंगे। और अगर भाई नहीं बिके तो फिर इनके बाकी इनको खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, चलो ये एक्स्ट्रा नॉलेज थी, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अब अंडर राइटर को जब पेमेंट करेंगे तो अंडर राइटर जैसे ही पेमेंट करूँगा बेटे लाइबिलिटी खत्म होगी, लाइबिलिटी खत्म होती है तो डेबिट होता है। ठीक है, टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट, परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई
कि भाई ये देखो यहाँ वेंडर की जगह वेंडर राइटर आ गया, पेमेंट तो वैसे ही हो रही है, ठीक है, पेमेंट तो वैसे ही हो रही है, तो इजी है भाई, बहुत इजी है। चलिए इसके बाद की बात करते हैं। अब जो लास्ट मुद्दा उठ के आता है वो है चौथा पॉइंट, प्रमोटर्स। क्या है भाई? प्रमोटर्स। सर ये कौन है? अरे इनको नहीं जानते? कंपनी के मम्मी पापा हैं, इज्जत करो बेटा। ये वो लोग हैं जो कंपनी को, मतलब किसी भी बिजनेस को कंपनी के रूप में बनाने के सोचते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं लोग जिसकी वजह से कंपनी अस्तित्व में आती है, और ये सारे खर्चे करते हैं, कंपनी शुरू होने से पहले ही खर्चे करने शुरू कर देते हैं। जैसे भाई जब एक बच्चा पैदा होता है हॉस्पिटल में, तो उससे पहले ही बहुत सारे खर्चे हो चुके होते हैं ना, ओके। तो सेम वैसी कंपनी था, तो उसको क्या बोलते हैं, उन खर्चों को क्या बोलते हैं? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, इनकॉर्पोरेशन या फॉर्मेशन एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं। बात समझ में आई? ओके। तो अब इन्होंने खर्चा करा, अब कंपनी का क्या फर्ज बनता है? कंपनी का फर्ज बनता है कि इन प्रमोटर्स को जो इन्होंने खर्चा करा उनको वापस करें। तो पहले तो खर्चे को रिकॉर्ड करो। खर्चा क्या होता है बेटा? डेबिट होता है जब रिकॉर्ड करते हैं तो, है ना। तो मैं क्या करूंगा? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, या फॉर्मेशन एक्सपेंसेस भी डेबिट कर सकते हो टू प्रमोटर्स। कहानी तो आप समझ गए होगे बेटा। इसका जब पेमेंट होगी तो प्रमोटर क्या हो जाएंगे? प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो रिसीवर कौन है? टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। आई बात समझ में भाई? अब इसको पार पे, ये पार वाली एंट्री दिखाई है, प्रीमियम पे करना हो तो कैसे करना है पहले ही बता दिया, डिस्काउंट पे करना हो कैसे करना है वो भी पहले ही बता दिया, सब कुछ आता है बेटा आप लोगों को। यू आर द जीनियस, क्योंकि आप पार्ले जी खाते हो। नहीं खाते तो खाना शुरू कर दो। चलो मजाक कर रहा था। ओके बात समझ में आ गई। अच्छा एक चीज़ और है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, जो बच्चे MCQ देखेंगे या फिर वो CUET के लिए MCQs करेंगे, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत प्यारा उठ के आता है, वो आता है नंबर ऑफ डिवेंचर्स का। नंबर ऑफ डिवेंचर्स पूछेंगे भैया प्रमोटर को या हमने वेंडर को कितने डिवेंचर इशू करे होंगे, ठीक है। तो कितने डिवेंचर इशू करे होंगे इतनी पेमेंट करने के लिए? परचेज कंसिडरेशन मान लो 16,80,000 है, ठीक है, और हमने 100 रुपये का एक डिवेंचर इशू करा 4% क्या कहते हैं डिस्काउंट पे, तो कितने डिवेंचर इशू करे होंगे 16,80,000 रुपये देने के लिए? तो बेटा इसका सिंपल सा फॉर्मूला याद कर लो, वो क्या है? परचेज कंसिडरेशन यानी जितना पैसा हम दे रहे हैं डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। इशू प्राइस डिवाइड होगा बेटा कि जो आप दे रहे हो डिबेंचर उसका इशू प्राइस क्या है। अगर आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हो तो इसका मतलब क्या होगा? फेस वैल्यू प्लस जो भी प्रीमियम का अमाउंट है, मान लो 10 रुपये है तो 110 रुपये का हो गया। अगर आप 4% डिस्काउंट पे 100 रुपये वाला डिबेंचर इशू कर रहे हो, दैट मीन्स आप 100 रुपये पर 4 रुपये डिस्काउंट लगा रहे हो, इसका मतलब 96 रुपये, 96 रुपीज़ का आप क्या कर रहे हो? इशू कर रहे हो, तो 96 से डिवाइड हो जाएगा। तो बेटा ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ। मुश्किल है आसान है वो मैटर नहीं करता, पेपर में आती वो मैटर करता है। आई बात समझ में? चलिए तो आई होप आपको ये भी समझा दिया। अब आगे बढ़ते हैं, डिस्क्लोजर ऑफ डिबेंचर्स इन बैलेंस शीट, कि भाई डिबेंचर्स जो होते हैं उनको हम बैलेंस शीट में कैसे डिस्क्लोज करते हैं। तो भाई आपसे पूछूं कि भाई डिबेंचर क्या डिस्क्लोज कहाँ होंगे? आप बोलो अरे सर लाइबिलिटी में होंगे, आपको तो पता ही है। हाँ बेटा पता है, लेकिन लाइबिलिटी में कहाँ होंगे? नॉन करंट लाइबिलिटी या करंट लाइबिलिटी? अरे सर कैसी बात करो, 5-5 साल के लिए डिबेंचर इशू होते हैं, नॉन करंट कैसे नहीं होंगे? रुको जरा, सबर करो, अभी समझ में आएगा। तो बेटा लाइबिलिटी साइड में आएंगे, नो डाउट लाइबिलिटी साइड, इतने तो विद्वान बेटा आप लोग हो, लाइबिलिटी साइड आएंगे। लेकिन पॉइंट इज दिस कि बेटा वो नॉन करंट लाइबिलिटी में भी आ सकते हैं और करंट लाइबिलिटी में भी आ सकते हैं। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ बेटा नॉर्मली तो ऐसा ही होता है, क्योंकि डिवेंचर लंबे समय के लिए इशू करते हैं हम, ठीक है। नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में आते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, सॉरी लॉन्ग टर्म बोरोइंग। करंट लाइबिलिटी में सर कैसे आ सकते हैं, मुझे आप ये समझा दो। तो बेटा मान लो कि मैंने 5 साल के लिए एक डिवेंचर इशू करा, ये टाइम लाइन है, आज यहाँ पे इशू करा मैंने, ठीक है, यहाँ पे इशू करा, दिन बीतते साल बीतते पता नहीं चलता बेटा। तो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4,
अब जैसे बेटा इस पॉइंट से डिबेंचर आगे अपने जीवन में बढ़ रहा है, तो बेटा वो अपने लास्ट ईयर में यानी 5th ईयर में है, और इस पॉइंट पे मैं कह सकता हूँ कि जो डिबेंचर है वो क्या है बेटा, पेएबल विद इन 12 मंथ, कि भाई ये डिबेंचर है जो पेएबल है विद इन 12 मंथ, और जो भी लाइबिलिटी 12 महीने के अंदर अंदर पेएबल हो जाती है, जिसको पे कर सकते हैं हम, तो बेटा वो हमारे लिए करंट लाइबिलिटी बन जाती है। तो बेटा जैसे ही ये अपनी अंतिम घड़ियों में आएगा और ये करंट लाइबिलिटी हो जाएगा। ओके, तो ये बहुत सिंपल सा फंडा था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत क्यूट सा कंसेप्ट लगता है मुझे ये। ठीक है, अब जो लास्ट टॉपिक है, चैप्टर खत्म हो जाएगा, वो ये है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद एक बोनस टॉपिक और बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लास्ट ये है। अब आपको पता है कि डिबेंचर क्या है, एक तरह की बोरोइंग है, तो उसके लिए इस पर ब्याज देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो इंटरेस्ट एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट होते हैं, राइट ऑफ करेंगे तो क्रेडिट हो जाएंगे। इंटरेस्ट एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो पीएल में जाकर राइट ऑफ होगा। ये बातें आपको पहले भी बता दी गई हैं, पहले ही पार्ट में बता दी है। ठीक है सर, बताइए तो फिर अब बताओ क्या करना है। तो बेटा इसको कैसे हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, कैसे इसकी पेमेंट करते हैं, और इसके अंदर और क्या क्या होता है। तो बेटा पहले मैं आपको एक बात सुनाना चाहूँगा, यहाँ पे टीडीएस का रोल है एक। ठीक है, टीडीएस का रोल है, और क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। टीडीएस का फुल फॉर्म होती है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब आप खुद सोचो कि आपने 2-2, 4-4 डिबेंचर खरीद रखे हैं, जो भी डिबेंचर खरीद रखे हैं, कितने लोग, पब्लिक कितना डिबेंचर खरीदती है, मतलब पब्लिक कितनी ज़्यादा है। आपने भले ही ना खरीदे हो, लेकिन भाई 150 करोड़ की आबादी है, इसके अंदर से अगर 1 लाख लोगों ने भी डिबेंचर खरीद लिए तो गवर्नमेंट तो पागल हो जाएगी। सर क्यों पागल होगी गवर्नमेंट? क्योंकि बेटा वो इंटरेस्ट कमा रहे हैं, उनकी इनकम, और इनकम पर टैक्स लगता है, इनकम टैक्स। तो गवर्नमेंट अब सबके पीछे थोड़ी भागेगी, 1 लाख लोगों के पीछे थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट पे टैक्स लेने के लिए। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट क्या करती है, ये तो डिबेंचर की बात है, अगर हम डिबेंचर को से हटके भी सोचे तो बहुत जगह टीडीएस लगता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्या कहते हैं टैक्स पेयर हो सकते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ऐसी चीज़ों के लिए कुछ लोगों को पकड़ लेती है, बेसिकली कंपनीज को पकड़ती है जो डिबेंचर पर इंटरेस्ट पे कर रही है इस टाइम। तो भाई इंटरेस्ट पे कर रही है, तो गवर्नमेंट ने बोला कि एक काम करो भाई, तुम जब पे कर रहे हो तो मेरा एक काम आसान कर दो। उन्होंने बोले जी बोलिए। तो उन्होंने कहा कि भाई सुनो मेरी बात, कि वो उनकी इनकम है, तुम पे करोगे तो मेरे बिहाफ पर टैक्स काट के अपने पास रख लेना और इकट्ठा करके मुझे दे देना। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है। तो अगर मान लो कि भाई इंटरेस्ट डिबेंचर पे 100 रुपये है, सारे फिगर इमेजिनरी हैं। ठीक है, इन घटनाओं का किसी भी सत्य घटना से कोई लेना देना नहीं है। ओके, तो 100 रुपये का क्या है बेटा, 100 रुपये का इंटरेस्ट है, हमें 10% इस पर क्या कहते हैं, मान लो टीडीएस काटना है। तो बेटा डिबेंचर होल्डर को कितने मिलेंगे, 90 रुपये मिलेंगे। तो डिबेंचर होल्डर का जो अकाउंट है वो क्रेडिट कर देंगे। अभी पेमेंट नहीं हुई है, अभी इंटरेस्ट को हमने यहाँ पर चार्ज किया है, इंटरेस्ट को हमने रिकॉर्ड किया है। तो भाई इंटरेस्ट लगा 100 रुपये डिबेंचर का, और उसमें से 90 मिलेंगे और बाकी 10 रुपये टीडीएस पेएबल, कि भाई टीडीएस जो है वो हम पे कर देंगे आपके बिहाफ पर। टीडीएस पेएबल किसके पास है, कंपनी के पास टीडीएस रखा हुआ है। किसका? भाई गवर्नमेंट का पैसा, गवर्नमेंट को लौटाएंगे अब हम। तो बेटा टीडीएस पेएबल हमारे लिए क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई। क्या हो गई बेटा, लायबिलिटी हो गई। डिबेंचर होल्डर को अभी 90 रुपये देने हैं, बता दिए कि भैया तुम्हारे 90 रुपये बनते हैं, दे देंगे। ये भी क्या बेटा, हमारी लायबिलिटी है। समझ में आ रही है बात? अब एक एक करके पेमेंट करो। डिबेंचर को पेमेंट करोगे, लायबिलिटी खत्म होती है, डेबिट होता है, और बैंक कम होगा तो क्रेडिट करेंगे। जब टैक्स पे करेंगे, टीडीएस पे करेंगे, ये भी लायबिलिटी कम हो रही है तो डेबिट होगा और बैंक भी कम होगा। सर हम एक साथ एंट्री ना कर दें इसकी? कर सकते हो बेटा, लेकिन जो जर्नल एंट्री होती है वो क्रोनोलॉजिकल होती है, यानी डे बाय डेट के हिसाब से होती है। तो अगर ये एक दिन पे हो रहा है तो कर सकते हो, लेकिन एक दिन पे नहीं हो रहा, ये एक दिन पे नहीं होता नॉर्मली, इसलिए अलग अलग ही करो, ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अब बेटा हमने इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करा और लायबिलिटी क्रिएट हो गई हमारी, और ये डेबिट हुआ। अब इसको राइट ऑफ करने की बारी आई। अब राइट ऑफ क्या होगा, हमारा तो खर्चा 100 रुपये ही है, वो अलग बात है 90 किसने लिए, 10 किसने लिए, हमें मतलब नहीं, हमारी जेब से तो 100 रुपये चले गए। तो हमारा इंटरेस्ट बेटा 100 रुपये था, और 100 रुपये को ही हम राइट ऑफ करेंगे। जब रिकॉर्ड किया तो डेबिट होगा, और जब राइट ऑफ करेंगे तो क्रेडिट होगा। ठीक है, 100 रुपये, और ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में 100 रुपये चला जाएगा, डेबिट। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी चीज़ थी। अब लास्ट जो मैंने कहा बोनस बात आपको बता दूं, वो क्या है बेटा, वो ये है कि भाई एक चीज़ और आती है छोटी सी, लॉस ऑन
इशू ऑफ डिवेंचर्स को कैसे राइट ऑफ करते हैं? तो बेटा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को हम सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ करते हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को हम किससे, जनरल रिजर्व, फ्री रिजर्व, एसपीएल के बैलेंस से राइट ऑफ करते हैं। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा फंडा है। आई होप आपको पसंद आया होगा ये सेशन, और अगर पसंद आया है तो भाई आपको क्या करना है, इस पर पूरा प्यार लुटाना है, और प्यार कैसे आप पहुंचा सकते हैं यहाँ तक इसको लाइक करना है। और एक छोटी सी बात और मैं आपको बता दूं जाते जाते, आपके क्लास 12 का पूरा जो कोर्स है वो खत्म हो चुका है। आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का पूरा लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सारे चैप्टर एक एक वीडियो में खत्म कर रखे हैं, एक वीडियो में एक चैप्टर खत्म, एक वीडियो में एक चैप्टर खत्म। पूरा कोर्स आपका 12th क्लास का खत्म हो चुका है। जाके प्लेलिस्ट को चेकआउट करिए अगर यहाँ पे आई बटन पे अगर आपको बाई चांस लिंक ना मिले तो। ठीक है, और जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं क्लास 12 और सीयूटी की तैयारी के लिए, वो हमारे साथ समर 2.0 जो 27 अक्टूबर से बैच आ रहा है उसमें जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेंगी, यानी आप लाइव पढ़ सकते हैं हमारे साथ। ठीक, और बहुत ही डिटेल में पढ़ सकते हैं। आपका क्लास 12 का और सीयूटी दोनों का फुल सिलेबस कवर होगा। इसमें आपको मॉक टेस्ट, नोट्स और ई बुक्स सब कुछ मिलेंगी। सीयूटी के लिए भी मिलेंगी, क्योंकि बच्चों के पास 12th क्लास के लिए तो बुक्स हैं, लेकिन सीयूटी के लिए बुक्स नहीं है, टेस्ट नहीं है। ठीक, और आपको जो लाइव क्लासेस मिलेंगी वो बाद में आपको रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में मिल जाएंगी, ताकि आप बार बार उनको देख करके रिवीजन कर सकें। एंड डाउट सेशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और अगर आप इनरोल करते हैं बेटा, आपका सेक्शन 1 इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज जो है, सेक्शन 2 जिसमें कॉमर्स के सारे डोमेन्स हैं, और सेक्शन नंबर 3 जर्नल टेस्ट, वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपकी कंप्लीट सीयूटी की तैयारी हो रही है, और सबसे ज़्यादा रिजल्ट देने वाला प्लेटफॉर्म हमारा सीयूटी अड्डा 24/7 ही है। पूरे इंडिया में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। सब्सक्राइबर की बात कर लो, चाहे रिजल्ट्स की बात कर लो, सारी चीज़ों में सबसे आगे रहा है। ठीक, और अगर आप इस कोर्स को एनरोल करना चाहते हो तो आपको क्या यूज़ करना है बेटा, कोड यूज़ करना Y550। और आप कैसे कर सकते हैं, अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करके कर सकते हैं, या फिर आप बेटा गूगल पे जाइए, गूगल पे जाकर क्या सर्च करेंगे बेटा, अड्डा 24/7। ठीक है, ऐसे आपको दिखेगा, आपको यहाँ पे adda247.com मिल जाएगा, और आपको ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना, अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना, राइट हैंड पे सीयूटी सेलेक्ट करना है। आप कॉमर्स से हैं तो कॉमर्स पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे समर्थ 2.0 आपको दिख रहा है। जो भी आपको अभी प्राइस दिख रहा है 6799, इसको अभी रिड्यूस करते हैं भाई, इतना पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। कोड क्या लगाना है बेटा, Y550 लगाना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जैसे ही अप्लाई करेंगे देखो 6639 हो जाएगा, और ये आपके 12 महीने की वैलिडिटी, यानी 2024 का आपका सीयूटी का एग्जाम जब तक नहीं होगा तब तक आपके साथ रहेगा। ठीक है, कोड याद रखना है, क्या कोड है भाई, कोड याद रखना है Y550। ठीक है, अभी आपके भाई 15 मई से एग्जाम भी हो जाएंगे सीयूटी के शुरू, तो आपके लिए भाई डिफिकल्टी ना हो, इसलिए कोई भी बेटा लापरवाही ना करे। ठीक है, तैयारी करें, कहीं से भी करें, कैसे भी करें, और आपके लिए बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे मैंने आपको दिखा ही दिया है। ठीक है, बेस्ट ऑप्शन आपको दिखा दिया, मैं कुछ नहीं बोलता भाई, जहाँ से आपको तैयारी करनी है, बस तैयारी शुरू करना आपके लिए भाई ज़रूरी है, वो चीज़ आपको बतानी थी मुझे। ओके, तो आपको करना क्या भाई, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके बताना है आपको क्लासेस कैसी लग रही है। नए आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और फीडबैक ऑनेस्टली देना कमेंट्स के अंदर, ताकि हम और ज़्यादा आपको अच्छे से चीज़ें दे सकें और रिसोर्सेज दे सकें। और बस ऐसे ही पढ़ते रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।